इतनी छोटी जगह इतना बड़ा चमत्कार। आप सोचो, एक देश जिसके पास खाने को नहीं था, गरीबी इतनी ज्यादा कि भूख से जान चली जाती थी, ना कोई प्राकृतिक संसाधन, ना कोई बड़ा इलाका, और इतना छोटा कि वर्ल्ड मैप पे आप इसे ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो जनता की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 7,000 से ज्यादा लोग। अगर आप इसे भारत से कंपेयर करो तो इतने इलाका में भारत में बस 430 लोग रहते हैं। अब एक सवाल, ऐसी हालत से निकल के ये देश दुनिया के सबसे अमीर देश में कैसे गिना जाने लगा? और जवाब छुपा है उसकी लोकेशन, उसकी ट्रेड और उसके आदमी के विजन में। आप देखो, वर्ल्ड मैप भारत के इधर एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता है और असल में यही है सिंगापुर। इतना छोटा कि आप लगातार जूम करो फिर भी ढूंढने में दिक्कत होती है। ये है सिंगापुर का मेन लैंड। इसके आसपास 64 छोटे छोटे द्वीप हैं। कुछ तो प्राकृतिक है, कुछ सिंगापुर ने खुद से बना के तैयार किया है। और सबसे अनोखी बात, सिंगापुर एक स्टेट है, यानी कि सिंगापुर एक सिटी नहीं बल्कि खुद में एक स्टेट है। इसके अंदर अलग अलग शहर नहीं, अलग अलग स्टेट नहीं, बल्कि अलग अलग रीजन है, जैसे कि साउथ, नॉर्थ और वेस्ट। और सिंगापुर का कुल क्षेत्रफल 719 किलोमीटर का है। अगर आप इसे भारत से कंपेयर करें तो उससे 4500 गुना छोटा। इसके एक साइड मलेशिया, दूसरे साइड इंडोनेशिया, और सिंगापुर का पूरा बॉर्डर समंदर से जुड़ा हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो बहुत ही अहम रास्ता बना हुआ है, मलक्का स्टेट और सुंड्रा स्टेट। स्टेट यानी पतला समुद्री रास्ता जो दो अलग अलग इलाके को आपस में जोड़ता है। यहाँ से ये रास्ता इंडियन ओशन और साउथ चाइना को आपस में जोड़ता है। और आज से नहीं बल्कि 7वीं शताब्दी से बहुत ही ज्यादा अहम रास्ता है, क्योंकि इतिहास में ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच जो मेजर व्यापार होता था, मेन रास्ता यही था। अब आप सोचो, जिसके हाथ में ये रास्ता होगा उसके हाथ में व्यापार की चाबी होगी। स्टार्टिंग में यहाँ अलग अलग राजाओं का प्रभाव पड़ा। कई शासक यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पे बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे। फिर आती है एक कहानी राजकुमार संगनेला की। कहा जाता है शिकार के दौरान उन्हें दूर में एक चमकता हुआ द्वीप दिखाई दिया। जब वो वहाँ पहुंचे तो उस जगह का नाम तीमा सेक उनको बताया गया। और फिर उन्होंने एक ऐसा जानवर देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वहाँ के लोकल लोगों ने कहा ये सिंह की तरह दिखाई देता है। सिंह यानी कि सिटी ऑफ लायन। और आज भी सिंगापुर का नेशनल सिंबल शेर का सिर है। और ये कहानी हमें वही याद दिलाती है। इतिहास में जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, इस क्षेत्र का इम्पोर्टेंस बढ़ता गया और फिर धीरे धीरे यूरोप की ताकतें यहाँ पे व्यापार के लिए पहुंच गई। सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आए। उन्होंने मलक्का के आसपास बहुत सारे छोटे मोटे पोर्ट बनाए। पोर्ट बनाने का फायदा था, लंबी दूरी को तय करने वाले जहाजों को रुकना, मरम्मत करना, सप्लाई के लिए जगह मिल जाती थी। और इससे आसपास में बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ता था और उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। लेकिन फिर यहाँ पे डच आए। उन्होंने पुर्तगाली को हरा के इस इलाके पे कब्जा कर लिया और फिर काफी समय तक मलक्का डच के नियंत्रण में बना रहा। इधर दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी भारत में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उन्हें भी ट्रेड के लिए बहुत जरूरी और बहुत अहम रूट की जरूरत थी। पर डच से डायरेक्ट वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, तो ब्रिटिशर ने बहुत ही सुनहरी चाल चल दी और 1819 में उन्होंने अपने एक ऑफिसर थॉमस स्टैनफोर्ड रैफलर को सिंगापुर में भेज दिया। फिर 6 फरवरी 1819 को यहाँ पे एक संधि कराई गई। सुल्तान को इसके बदले वहाँ पे बहुत ज्यादा रकम दे दी गई और बदले में सिंगापुर ब्रिटिशर के अधिकार में आ गया। अब यहाँ से गेम बदलना स्टार्ट होता है। डच उस टाइम में मलक्का में पोर्ट चला रहे थे और ब्रिटिशर उस टाइम में सिंगापुर को मैनेज करना चाहते थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हुआ कि किसके पोर्ट में सबसे ज्यादा जहाज रुकेंगे। इसीलिए ब्रिटिशर ने सिंगापुर में बहुत बड़े पोर्ट बनवाए और डायरेक्ट ऐलान किया कि हमारे पोर्ट पे आपको टैक्स फ्री हो जाएगी और सिंगापुर पोर्ट पे कोई भी जहाज आएगा उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा। मतलब साफ था, व्यापार करो, सामान उतारो चढ़ाओ, टैक्स नहीं लगेगी। तो जाहिर सी बात है अब जहाज वहाँ क्यों नहीं आएंगे। और फ्री की चीजें दुनिया को पसंद आती थी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जहाज रुकने लगी। यही रीजन था कि उस टाइम दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर सिंगापुर की तरफ खींचने लगे। चीन, भारत, मलेशिया, हर तरफ से वहाँ पे लोग आने लगे। पर यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या थी, ब्रिटिशर को पोर्ट से कोई भी आमदनी नहीं थी। यही रीजन था कि वो लोगों की जिंदगी, प्रशासन और सुरक्षा पे ध्यान कम देते थे। नतीजा ये हुआ कि अवैध काम वहाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। जुआ, हिंसा, तस्करी और धीरे धीरे सिंगापुर की यही पहचान हो गई। एक ट्रेड हब पहले से ज्यादा अय्याशी और अपराध का अड्डा बनने लगा। और इतने से ही काम नहीं बना, वहाँ एक कहानी और जुड़ गई और वो कहानी थी अफीम की। उस टाइम में ब्रिटिशर को चीन से व्यापार
व्यापार करने में बहुत ही घाटा महसूस हुआ। उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था जिसको चीन में बेच सके। तब उन्होंने बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना। उन्होंने अफीम को चीन में फैलाया, लत लगाई और उससे व्यापार का हथियार बना लिया। धीरे धीरे वही अफीम सिंगापुर तक पहुंच चुका, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या उस टाइम में चीनी मजदूरों की थी। 1847 तक सिंगापुर की जनसंख्या 70,000 से कम हो गई और इसमें भी उस टाइम एक बड़ा हिस्सा अफीम के गिरफ्त में था। गरीबी तो यहाँ पहले से थी, लेकिन अपराध और नशे ने आग में घी डाल दी। फिर 1989 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मिस्र में स्वेज नहर खुल गई और इससे यूरोप और एशिया का रास्ता बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया और मलक्का और सिंगापुर वाला रूट पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। धीरे धीरे अचानक से सिंगापुर का ट्रेड उस टाइम में बूम करने लगा। काम की जरूरत बढ़ी, इसीलिए आसपास के देश के लोग वहाँ जाने लगे और जब वहाँ पे व्यापार बढ़ा, बहुत ज्यादा पैसे आने लगे, तब प्रशासन ने वहाँ पे ब्रिटिशर ने ध्यान देना स्टार्ट किया। पुलिस, नियम और इंफ्रा उस टाइम में सब कुछ वहाँ बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन इसके बाद दुनिया में लगातार झटके आए। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, ट्रेड गिरा, बेरोजगारी बढ़ी, खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी हो गई। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया, हजारों लोगों की मौत हुई। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर गई और इतने से ही काम नहीं बना। और उसके बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ और सबसे भयानक मोड़ आया 1942 में, जब जापान ने सिंगापुर पे हमला किया। 8 फरवरी 1942 को जापान ने सिंगापुर पे हमला कर दिया। सिर्फ 7 दिन में पूरे ब्रिटिशर वहाँ पे हार चुके थे और इसके बाद सिंगापुर के आम लोगों पे बहुत ही ज्यादा उस टाइम में अत्याचार हुआ। इतना ज्यादा अत्याचार कि वहाँ लोगों को जिंदा उस टाइम में जलाया गया। हत्या, टॉर्चर और जबरन मजदूरी वहाँ बहुत ही ज्यादा आम थी। लोगों को वहाँ सार्वजनिक जगह पे मारा जाता था और उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले टाइम में यही सिंगापुर दुनिया का ट्रेड सेंटर बन जाएगा। 1945 में जापान ने यहाँ सरेंडर किया। उसके बाद ब्रिटिशर लौट आए, लेकिन सिंगापुर में भूख, गरीबी और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी और ब्रिटिशर को भी उस टाइम तक समझ आ गया था कि पोर्ट से उनकी अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। तब जाके ब्रिटिशर ने सिंगापुर को सेल्फ गवर्नेंस की मॉडल दे दी। फिर 1959 में वहाँ पे चुनाव हुआ। 51 सीटों में 43 जीत के ली कुआन यू वहाँ के प्रधानमंत्री बने और यहीं से शुरू होती है सिंगापुर की सबसे बड़ी कहानी। ली कुआन यू पहले से जानते थे कि सिंगापुर अपने दम पे खड़ा नहीं हुआ तो पूरा देश नहीं टिकेगा। एक साइड सिक्योरिटी, दूसरी साइड गरीबी, झुग्गी, बेरोजगारी, अपराध और नस्लीय तनाव बढ़ चुकी थी और वहाँ के लोग अलग अलग समुदाय में उस टाइम में बढ़ चुके थे। हर कोई उस टाइम में अपनी कम्युनिटी में जी रहा था। देश जैसी कोई भावना उस टाइम में वहाँ पे थी ही नहीं। तो ली ने सबसे पहले फैसला किया कि उन्हें एक देश बनाना है और इसके लिए लोगों को जोड़ना और एकता लाना पड़ेगा। 1960 में ली ने HDB यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बना दी थी। सरकार ने जमीन दिया, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट उस टाइम में वहाँ चलाए गए। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बहुत ही सस्ते में वहाँ पे घर दिया गया, किसी को लीज पे, किसी को बहुत ही आसान किस्त में घर मिल गई। और सबसे अहम बात, सरकार ने जानबूझ के वहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन रखी ताकि अलग अलग समुदाय साथ रहें और वहाँ बंटवारा टूट सके। ली जानते थे अगर नस्ली और धार्मिक भेदभाव को खत्म करना है तब उनको शुरुआत स्टार्टिंग और स्कूल से करनी पड़ेगी। पहले सिंगापुर में अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग स्कूल हुआ करते थे। ली ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा इंफ्रा बनवाया, सरकारी स्कूल को वहाँ प्राइवेट से बेहतर की, शिक्षा बहुत ही ज्यादा अच्छी की और प्राइस कम रखा और धीरे धीरे सभी समुदाय के बच्चे एक सिस्टम में वहाँ आने लगे। साथ ही संस्कृति, इवेंट और भाषाओं को वहाँ पे सम्मान दिया गया। 4 भाषाएं चीनी, मलय, तमिल और अंग्रेजी वहाँ ऑफिशियल बन चुकी थी और ली पहले से एक बात समझ चुके थे, अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो सारा का सारा प्लान बेकार हो जाएगा। 1960 में उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए एक्ट लाया, जहाँ बहुत ही सख्त रखी, जुर्माना बहुत ही ज्यादा और जांच के लिए वहाँ CPI भी बनाया जो सीधा जाके उस टाइम में प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। सिंगापुर के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं थे तो ली ने दूसरा रास्ता चुना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। 1961 में उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड उस टाइम में बनाया। नई इंडस्ट्री लगाने पे टैक्स की छूट, टैक्स हॉलीडे और बहुत सारी सुविधाएं दे दी और फिर 1968 में जुरांग को इंडस्ट्रियल हब बनाया। बहुत सारी कंपनी वहां आने लगी। 2 सालों में सैकड़ों कंपनी सिंगापुर में खुल गई और इससे हजारों नौकरी जनरेट हुई, सबको रोजगार मिला। तेल रिफाइनिंग और ट्रेड सिंगापुर का बड़ा सेंटर बना। सिंगापुर बहुत ही ज्यादा छोटा था। सुरक्षा के चिंता से ली चाहते थे सिंगापुर मलेशिया के साथ जुड़ जाए। रेफरेंडम हुआ, मर्जर हुआ। 1963 में सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बन गया, लेकिन राजनीति, नस्ली तनाव और विचारें वहाँ टकराने लगी। 1964 में वहाँ बहुत बड़ा दंगा हुआ और आखिरकार 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ। दुनिया में शायद ये इकलौता देश था जिसे जबरन आजादी मिली। ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए उस टाइम आजादी की घोषणा की, क्योंकि उन्हें पता था अब कोई सहारा नहीं
नहीं है और देश इतना छोटा कि सरवाइव नहीं करेगा। ऊपर से ब्रिटिशर ने 1969 में फैसला किया और उन्होंने अपनी सेना सिंगापुर से हटा ली और इसका मतलब साफ था, सिक्योरिटी नहीं, नौकरी नहीं और सिंगापुर अकेला पड़ चुका था। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी सिंगापुर ने कभी हार नहीं मानी। ली ने एशियन बनाया ताकि सारे क्षेत्र और सारे आदमी आपस में सहयोग करे और वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जा सके। फिर सिंगापुर ने मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ के हाईटेक स्किल इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होने लगा। 1973 में हाईटेक इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5 साल की टैक्स की छूट हुई। ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा तेज हुआ। फिर बैंकिंग, फाइनेंस और टैक्स में नियम बहुत ही बदले गए। फॉरेन बैंक यहाँ बहुत ही ज्यादा खुलने लगे और सिंगापुर धीरे धीरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनता गया। और आज के डेट में सिंगापुर को सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा साफ और व्यवस्थित देशों में गिना जाता है। यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट दुनिया में टॉप क्लास है और कानून इतने ज्यादा सख्त कि छोटी सी गलती पे बहुत भारी जुर्माना होता है। लेकिन अगर आपको कहानी का कोर समझना है तो आपको 2 चीज समझनी होगी, एक लोगों की एकता और दूसरा है जीरो करप्शन। ली ने स्टार्टिंग से कभी नहीं सोचा कि कुर्सी बचेगी या फिर नहीं। उनका विजन क्लियर था, पहले देश बचा लो फिर कुर्सी मिल जाएगी। और यही वजह है कि आज भी दुनिया सिंगापुर से सीखने की कोशिश कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।